हम तालीमी ढांचे को इस वक्त देखें तो हमें बर्बादी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने 618 अरब रुपए का बजट रखा है, जो कि मजमूई बजट का 16 से 17% हिस्सा बनता है। तो फिर ऐसे बजट का क्या फ़ायदा जहाँ पे आप तालिब इल्म को बराह रास्त कोई सहूलत नहीं फराहम कर रहे, आप प्राइवेट स्कूलों को उससे सब्सिडी क्यों नहीं प्रोवाइड करते? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर है वो एक माफिया का रूप धार चुका है। क्या वजह है? प्राइवेट सेक्टर तो यहाँ पे एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी वो हुकूमत का बोझ उठा रहा है। इस वक्त मैं रेंटेड बिल्डिंग लूँगा, मुझे यूटिलिटीज़ कमर्शियल पे करनी है, मुझे अच्छे टीचर्स हायर करने हैं, मुझे फैसिलिटीज़ देनी है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं वो अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर वैसे ही डिसाइड करूँगा। आए रोज़ ये पॉलिसीज़ आ जाती हैं कि हम छोटे स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं, महंगे तरीन फ़ीस स्ट्रक्चर वाले स्कूलों को ये प्रोटोकॉल देते हैं और लो फ़ी स्ट्रक्चर स्कूल की ये किसी तरीके से दादरसी नहीं करते। पेरेंट्स की जानिब से जो है वो ये इशू भी उठाया जाता है कि जब जून जुलाई में आप पढ़ाई नहीं करते तो फिर जून जुलाई की फ़ीसेस जो है वो प्राइवेट स्कूल्स वाले क्यों लेते हैं? स्कूल इसलिए फ़ीस चार्ज कर रहा है कि मोस्टली स्कूल जो हैं वो रेंटेड बिल्डिंग्स पे होते हैं, यानी उनके अपने एक्सपेंडिचर्स हैं, टीचर सैलरीज़ हैं, यूटिलिटीज़ के बिल हैं, तो स्कूल होल एंड सोल जो है वो फ़ी के ऊपर ही वेरी कर रहा होता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है कि किसी की भी कौम की तरक्की के लिए तालीम एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन अगर तालीम के मामलात उस जानिब दिखाई ना दे रहे हों जिस जानिब उनको होना चाहिए तो ये सूरत हाल तशवीशनाक होती है, अलार्मिंग होती है। और इन मामलात को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती सतह के ऊपर या इंतज़ामी सतह के ऊपर जो इक़दाम उठाए जाने चाहिए वो उठाना नागुज़ीर हो जाता है। अब इन मामलात के अंदर ख़ुद प्राइवेट सेक्टर का भी एक मेजर रोल है कि आया उनकी जानिब से जो है वो तालीम के मामलात को कंट्रोल करने के लिए या तालीम के मसाइल को ख़त्म करने के लिए जो किरदार अदा किया जा रहा है उसको किस हद तक जो है वो मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है। अगर हम बजट की बात करें तो तालीम में उस लिहाज से बजट दिखाई नहीं देता जिस लिहाज से होना चाहिए। आया अगर स्कूल्स मालिकान की बात करें तो सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार हम सबके सामने है कि अगर सरकारी स्कूलों में गायें, भैंसें और घोड़े बंधे हों तो उसके बाद लोग प्राइवेट स्कूल्स की जानिब ही देखते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात की जाए तो प्राइवेट स्कूल्स मालिकान कहते हैं कि उनको टैक्सेस के मामलात में या फिर कहीं ना कहीं इंतज़ामी मामलात के अंदर इस हद तक इंगेज किया जाता है कि तालीम के मामलात को वो उस बेहतरी की जानिब नहीं ले जा पाते जिस जानिब वो ले जा सकते हैं या उनके अंदर उन मामलात को वहाँ तक ले जाने की कैपेबिलिटी मौजूद है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आज हमारे पॉडकास्ट के अंदर हमने दावत दी है दानिश-उज़्ज़मान साहब, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कैसे मज़ाज है सर? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, बारिश एंजॉय कर रहे हैं कराची के हम। जी बिल्कुल। अच्छा दानिश भाई, पहला सवाल तो ये कि देखें बजट अभी अभी पास हुआ है, ठीक है, तालीम के लिए भी कुछ जो है वो मराहत रखी गई हैं, कुछ जो है वो रकम रखी गई है, काफ़ी है सर, क्योंकि अगर हम तालीमी ढांचे को इस वक्त देखें तो हमें बर्बादी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता आगे। बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त जो बजट आया है वो इस ज़ेर बहस है, हर सेक्टर के लिए ज़ेर बहस है। और जो आपने बात की कि क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो होती है वो हेल्थ और एजुकेशन ही होती है, तो इस वक्त जो मौजूदा बजट है सिंध का वो तकरीबन 3,449 अरब खरब का बजट है। 3,449 खरब के बजट में से एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने 618 अरब रुपए का बजट रखा है एजुकेशन सेक्टर के लिए, जो कि मजमूई बजट का 16 से 17% हिस्सा बनता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूबा सिंध के अंदर जो बजट रखा गया उसमें एजुकेशन को जो अहमियत दी गई है वो 15 से 16% की अहमियत दी गई है। और इन तमाम बजट के अंदर अगर मैं 618 अरब रुपए के बजट की बात करूं तो जो नॉन डेवलपमेंट कैटेगरी का जो एजुकेशन में बजट है वो तकरीबन 529 अरब का बजट है, यानी 618 में से 529 आपकी सैलरीज़ में जाएंगे, आपके दीगर स्कूल के जो रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसके अंदर जाएंगे। जबकि जो 90 अरब का बजट है इसके अंदर वो स्कूल डेवलपमेंट के लिए रखा है। स्कूल डेवलपमेंट में अगर मैं आपसे बात करूं तो इस वक्त पूरे सूबे सिंध के अंदर तकरीबन 49,000 स्कूल सरकारी सतह पे मौजूद हैं।
49,000 में से 12,000 स्कूल ऐसे हैं जो नॉन फंक्शनल हैं। 12,000 स्कूलों में से 49,000 स्कूलों में से 25,000 में पीने के पानी की सहूलत मौजूद नहीं है। 31,000 स्कूल ऐसे हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, और 19,000 स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों में अगर आप देखें तो जो डेवलपमेंट फ़ंड का इन्होंने बजट रखा है वो तकरीबन रखा 90 अरब रुपए का, यानी फ़ी स्कूल के ऊपर इन्होंने तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए का सालाना बजट रखा है। अब आप इसके अंदर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर एजुकेशन के बजट में पूरे कौम के साथ और सूबे सिंध की आवाम के साथ मजाक किया जाएगा, उनके मुस्तकबिल के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ इस तरीके का मजाक किया जाएगा, तो कभी भी हम अपनी बेहतरी की जानिब जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर्स थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं इनके हालिया एजुकेशन बजट के हवाले से। अच्छा चलें ठीक है दानिश भाई, अगर प्राइवेट सेक्टर के हवाले से हम बात करें, क्योंकि वालिदैन जो हैं वो कुछ हद तक नाराज़ हैं। सुनने में ये भी आया है कि वालिदैन ने कोई एसोसिएशन भी बना ली है इस हवाले से। प्राइवेट सेक्टर के मामलात एसोसिएशन के आप ज़ाहिर सी बात है चेयरमैन हैं, तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं या ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर जो है वो एक्शन ले सकते हैं। क्यों इतने ख़राब हैं, या फिर वालिदैन जो हैं वो क्यों आप लोगों से इतने नाराज़ हैं? या फिर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल से या प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर है वो एक माफिया का रूप धार चुका है। क्या वजह है? देखिए, असल में बात दरअसल ये है कि आप और मैं भी एक पेरेंट ही हैं, और हम भी मैं ये नहीं हूँ सर, चाहते मेरी हैं शादी नहीं हुई, आप पहले कि नहीं बता। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी ये दिल देखा है। तो प्राइवेट सेक्टर तो यहाँ पे एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी वो हुकूमत का बोझ उठा रहा है इस वक्त। तो प्राइवेट सेक्टर के बेशुमार तरीके की कैटेगरी के स्कूल हैं। आपको अगर 1 लाख रुपए माहाना फ़ीस का स्कूल भी मिलेगा, तो वहाँ पे 1,000 रुपए माहाना फ़ीस लेने वाला भी स्कूल मौजूद है। तो पेरेंट्स के लिए इस वक्त मसाइल जो हैं वो असल मायनों में हुकूमत की जानिब से पैदा किए गए। अब हम जो हैं वो ज़्यादातर एक ऐसे स्कूल के लिए कोशिश करते हैं उनके मसाइल को हाईलाइट करने की जो लो फ़ी स्ट्रक्चर स्कूल हैं, जिनमें आप 1,000 रुपये से लेके तकरीबन 15,000 रुपये के दरमियान जितने भी स्कूल आ रहे हैं, उनके इश्यूज़ को हम लोग ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट की जानिब से, जो जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध की जानिब से, वो हर कैटेगरी के स्कूल के लिए सेम पॉलिसी है। यानी अगर मैं एक खिदमत की नीयत से अपने इलाके में वहाँ पे तालीमी बहरान को देखते हुए एक स्कूल शुरू करना चाह रहा हूँ, और अगर मैंने वहाँ की एक्सपेंसेस को देखते हुए, क्योंकि मैं रेंटेड बिल्डिंग लूँगा, मुझे यूटिलिटीज़ कमर्शियल पे करनी है, मुझे अच्छे टीचर्स हायर करने हैं, मुझे फैसिलिटीज़ देनी है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं वो अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर वैसे ही डिसाइड करूँगा। अगर मेरी मिसाल के तौर पे 2,500 रुपये माहाना फ़ीस है, तो मुझ पे भी वही पाबंदी एजुकेशन सेक्टर की जानिब से लगाई जाती है जो 1 लाख रुपए माहाना फ़ीस लेने वाले के ऊपर कैप लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी सालाना फ़ीस इंक्रीमेंट मुझे अगर परमिशन है, तो वो है 5% फ़ी इंक्रीमेंट की। इसी तरीके से लाख रुपए लेने वाले को भी 5% फ़ी इंक्रीमेंट ईयरली एनुअली उसको परमिशन है। तो जहाँ अगर आप मेरे एक्सपेंसेस को भी बराबर रखेंगे और उनके एक्सपेंसेस को भी बराबर रखेंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि गवर्नमेंट खुद इस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं कर रही कि लो फ़ी स्ट्रक्चर स्कूल आगे आएँ, या वो लोग आगे आएँ जो किसी दीगर कारोबार को छोड़ के एक स्कूल खोलने पे जो है वो बेहतरी वो करते हैं और स्कूल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, आवाम की खिदमत के लिए आगे आते हैं। उनके लिए बहुत सारी दुश्वारियाँ पैदा कर दी जाती हैं। अब जैसे बजट आया तो चीफ़ मिनिस्टर सिंध ने ये बात वाज़ेह की कि एजुकेशन बजट जहाँ पे है वहाँ पे 10% फ्री स्कॉलरशिप के लिए भी प्राइवेट स्कूलों की जो है उनसे बात की गई है, और वो उनकी ऑलरेडी एक पॉलिसी है जो 2005 का एक्ट है हमारा, तो उसकी भी उन्होंने ज़िक्र किया। लेकिन बात दरअसल ये है कि हम तो तैयार हैं, ठीक है, हम सर्विस देने के लिए तैयार हैं, हम आपको फ्री शिप देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है? रिटर्न में ये है कि अगर मेरी बिल्डिंग रेंटेड है तो उसका जो रेंट है वो मैंने ही
हर तरीके से बेयर करना है, चाहे मेरा स्कूल प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। अगर मेरे टीचर्स हैं तो टीचर्स की टोटल सैलरी में मैंने ही बेयर करनी है, चाहे इन्फ्लेशन रेट पूरे मुल्क का 40% पे चला जाए, मुझे जो इजाज़त है वो 5% सालाना फ़ी इंक्रीमेंट की है। तो किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो हमें सपोर्ट कर रही है, वहाँ पे इन चीज़ों की कोई इनकी तवज्जो नहीं है। इन्हें ये चाहिए कि इस पूरे 619 अरब के बजट में 1 रुपया इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं रखा। ये हमें बता दें कि ये किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों को वो फंड दे रहे हैं, या किसी तरीके से अगर छोटे प्राइवेट स्कूल हैं वो उनसे आए रोज़ ये पॉलिसीज़ आ जाती हैं कि हम छोटे स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। यानी वो प्राइवेट स्कूल जो 80 गज़ की इमारत पे, 120 गज़ की इमारत पे या 200 गज़ की इमारत पे उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ लगाई जाती हैं कि वो स्कूल किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, उनको रेगुलाइज़ नहीं किया जाता। तो जब ये स्कूल ख़त्म हो जाएँगे तो फिर इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश करिए कि तालीम जो इस वक्त प्राइवेट स्कूल की वजह से किसी हद तक सहूलत भी है, सस्ती भी है, उसको महंगा तरीन एक जो है ना वो शोबा करार दे दिया जाए। महंगे तरीन फ़ीस स्ट्रक्चर वाले स्कूलों को ये प्रोटोकॉल देते हैं और लो फ़ी स्ट्रक्चर स्कूल की ये किसी तरीके से दादरसी नहीं करते। अच्छा, एक बात है दानिश भाई, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अभी छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, और पेरेंट्स की जानिब से जो है वो ये इशू भी उठाया जाता है कि जब जून-जुलाई में आप पढ़ाई नहीं करते, तो फिर जून-जुलाई की फ़ीसेस जो है वो प्राइवेट स्कूल्स वाले क्यों लेते हैं? मैं चाहता हूँ इसके ऊपर आप एक थोड़ा-सा कमेंट कर दें। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जून-जुलाई में आप स्कूल क्यों बंद करते हैं? 2 महीना स्कूल क्यों बंद किया जाता है? किन रूल्स को आप फॉलो करते हैं? ये ब्रिटिश का बनाया हुआ कानून था जिसमें समर वेकेशन में 2 महीना स्कूल बंद किया जाता था और विंटर वेकेशन में दिसंबर के आखिरी दिन के 10 दिन स्कूल बंद किए जाते थे। क्या हमने उसमें अब तक कोई आज़ादी के बाद भी कोई तब्दीली की है? हमारी जो वेदर चेंजेस हैं, सूबा सिंध की स्पेशली मैं बात करूँगा, तो क्या हम इस वक्त जुलाई में मौजूद हैं? क्या ये वेदर इस काबिल नहीं है कि बच्चे स्कूल जा सकें? क्या मिड ऑफ मई से लेके मिड ऑफ जून तक शदीद गर्मी नहीं थी? क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए था या सूबा सिंध की मिनिस्ट्री को नहीं चाहिए था कि वो मई से लेके मिड ऑफ जून तक 1 महीना समर में स्कूल बंद कर दे और जुलाई में बच्चों को स्कूल आने की परमिशन दे? 12 महीने का जो एकेडमिक सेशन होता है, उसमें 2 महीना आप समर वेकेशन देते हैं, बचे 10 महीने। पिछले साल एजुकेशन मिनिस्टर ने पूरा अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त का पूरा महीना भी स्कूल बंद रखा। 3 महीना वो स्कूल बंद था, उसके बाद जो आपकी गैजेटेड हॉलीडेज़ होती हैं वो अलग होती हैं। यानी मैक्सिमम एक बच्चे को 12 महीने में से कुछ 7 महीना मिलता है अपने एकेडमिक्स को पूरा करने के लिए। तो ये तो सारी खराबी गवर्नमेंट की तरफ से पैदा की गई हैं। हम तो तैयार हैं, आप समर वेकेशन को कम कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है 2 महीने की छुट्टियाँ देने की। हाँ, अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर वेकेशन 1 महीने की भी हो, तो स्कूल उसकी फ़ीस क्यों चार्ज कर रहा है? स्कूल इसलिए फ़ीस चार्ज कर रहा है कि मोस्टली स्कूल जो हैं वो रेंटेड बिल्डिंग्स पे होते हैं, यानी उनके अपने एक्सपेंडिचर्स हैं, टीचर सैलरीज़ हैं, यूटिलिटीज़ के बिल हैं। तो स्कूल होल एंड सोल जो है वो फ़ी के ऊपर ही वेरी कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। तो उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यानी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट अगर हमें सहूलत फ़राहम करे कि हम आपको सहूलत फ़राहम करते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर बजट के हिसाब से देखा जाए तो फ़ी स्टूडेंट के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो माहाना तकरीबन 12,000 रुपये ख़र्च कर रही है सूबा सिंध के अंदर। तो जब एजुकेशन आपके स्कूलों में मौजूद ही नहीं है, जब आपके 12,000 स्कूल बंद हैं, जब आपके स्कूलों में इनरोलमेंट नहीं है, यानी इस वक्त सिंध के अंदर 72 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, जिसमें से 56% सिर्फ बच्चियाँ हैं और 45% जो रेशो है वो अंडर 10 ईयर्स बच्चों के। और आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके बाद मिडिल क्लास तक जाने में, मिडिल स्कूल तक जाने में आपके 70% बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो फिर ऐसे बजट का क्या फ़ायदा जहाँ पे आप तालिब इल्म को बराह रास्त कोई सहूलत नहीं फराहम कर रहे। आप प्राइवेट स्कूलों को उससे सब्सिडी क्यों नहीं प्रोवाइड करते? आप आगे बढ़ें, आप वेकेशन फ़ी में हमें सब्सिडी प्रोवाइड करें,
आप हमारी यूटिलिटीज़ में करें, आप हमारे एक्सपेंसेस में करें, टीचर सैलरीज़ में करें, तो फिर क्यों नहीं एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर जो है वो आगे बढ़कर अपनी खिदमत अंजाम देगा, पेरेंट्स को भी सहूलत जो है वो मैसर होगी। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि दानिश भाई, आजकल ज़ाहिर-सी बात है सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के दौर में जो है वो कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो है वो निकल के आ गए हैं सामने, जिन्होंने किसी वेबसाइट से जी डॉलर-शॉलर कमा लिए होंगे और वो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्किल्स सीखें, मैं उनको स्किल्स माफ़िया कहता हूँ, ठीक है? वो कहते हैं कि आप जो है वो स्किल्स सीखें और उसके बाद आप डॉलर्स में पैसे कमाएँ और यही आपकी आगे ज़िंदगी है, तालीम में कुछ नहीं रखा, टीचर तो खुद गरीब होता है। ऐसे लोग जो है वो माशरे में किस हद तक बिगाड़ पैदा कर रहे हैं और इसके असरात मुस्तकबिल करीब में क्या होंगे? तालीम जो है वो शऊर पैदा करती है। तो जब ये एक ऐसा मैसेज कन्वे कर रहे हैं जो हमारी यूथ है या जो हमारी जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन, कि आपको एजुकेशन की जो है वो ज़रूरत नहीं है, तो फिर ऐसे पेरेंट्स की यहाँ पे जो है ना एक बहुत हद तक जो है वो ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों की नज़र रखें कि वो किस तरीके के सोशल एक्टिविस्ट को फॉलो कर रहे हैं, किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। और इसके लिए हमें स्कूल लेवल पे भी जो है वो बच्चों की ज़हन साज़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि असल में देखें एक बहुत बड़ा गैप है कि जो हमारे स्कूल का जो करिकुलम है, ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बनाया हुआ करिकुलम है, उसमें और आपका जो इस वक्त डिग्री क्लासेस जितनी आपकी होती हैं, उनके करिकुलम में एक बहुत बड़ा गैप है। एक यानी 9 और मैट्रिक किए हुए बच्चे की एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि उसका जो प्रोफेशनल जो स्किल्स है वो क्या होगा, या उसने आगे जाके कौन सी फील्ड्स जो है वो तय करनी है, किन फील्ड्स में उसने एजुकेशन हासिल करनी है, किससे उसको क्या फ़ायदा हो सकता है, या उसका अपना इंटरेस्ट क्या है। हम इसके ऊपर कभी नहीं काम करते। हमारे आप ये देखें कि मैट्रिक के बाद ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई हासिल नहीं कर सकते। उसकी बड़ी वजह यही है कि 9 मैट्रिक के अंदर चीटिंग का बहरान जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। बच्चों के अपने, जब आप 8 स्टैंडर्ड तक स्कूल में बच्चों को माहौल दिया जाता है जहाँ अंडर सुपरविज़न स्कूल टीचर्स वो अपने एग्ज़ामिनेशंस देते हैं, वहीं पे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से जब 9 और मैट्रिक के अंदर इतना ज़्यादा लैग किया जाता है, तो वहाँ बच्चे जो है वो फिर ओवरऑल सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाता है और फिर वो इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि अब उनके कोई अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो होते नहीं हैं, तो वो फिर उनसे इंस्पायर होते हैं। और इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया के असरात कितने हैं दानिश भाई? और ज़ाहिर-सी बात है आप भी एक स्कूल ओनर हैं, तो कोई ऐसा वाक़या कि वाक़ई सोशल मीडिया के कोई असरात बच्चे पे इस हद तक दिखाई दिए हों कि आप लोगों को देख के रूह काँप गई हो कि भाई ये क्या बच्चा किस डगर पे चल पड़ा? देखें, बिल्कुल बात दरअसल यही है कि सोशल मीडिया क्योंकि इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है, इस वक्त जो सबसे बड़ी एक ख्वाहिश होती है किसी भी बच्चे की, वो एक काम पहले होता था, हम कामयाब इंसान बनना चाहते थे। पायलट बनना जी। चाहते हैं, बिल्कुल ये तो अब फ़ौज में आज का जाना बच्चा चाहता है। जो है वो शॉर्ट टर्म में जी, मालदार बनना चाह रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। यूट्यूबर ठीक बन है, जाएँगे, क्योंकि व्लॉगर बन जी, जाएँगे। तो उसकी वजह ये है कि उनके अपने घरेलू हालात इस तरीके के हो गए हैं। मैंने आपको बताया था हमारा 40% का इन्फ्लेशन रेट है। इस वक़्त 2 वक़्त की रोटी खाना जो है ना एक बड़ी खुशनसीबी है किसी घर में, अगर 2 वक़्त की रोटी उसको मैसर है। अच्छा पहनने के लिए आपको लिबास मैसर है। तो ऐसा स्टूडेंट जिसके पेरेंट जो हैं वो मेहनत कर रहे होते हैं, उसके लिए कोशिशें कर रहे होते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिशें कर रहे होते हैं, तो उसकी ख्वाहिश होती है इन इन्फ्लुएंसर्स को देख के कि मैं भी किसी तरीके से शॉर्ट टर्म में जो है वो मालदार बन जाऊँ। तो वो फिर यहाँ पे जाके सोशल मीडिया से इन तमाम ख़राबियों को उन बच्चों के ज़हन में जो है ना वो किया जाता है, बिल्ट इन किया जाता है, और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें वो बच्चे टीचर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। यानी एक टाइम ऐसा होता था, मैंने अपने फ़ादर के स्कूल से मैट्रिक तक मैंने तालीम हासिल की। मैं अपनी मिसाल दूँ कि अगर मुझे कोई टीचर सख्ती भी कर दे, बाज़ औक़ात होता है बच्चा अपने पेरेंट्स से कंप्लेन, मैं पेरेंट्स से कंप्लेन करता था तो अगले दिन मुझे मालूम होता था कि मुझे या तो क्लास के बाहर खड़ा होना है या मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती की जाएगी। तो उसकी वजह क्या है कि आज भी अगर मेरा टीचर मेरे सामने आता है तो मैं उसके एहतराम में खड़ा हो जाता हूँ। आज के जो बच्चे हैं, तो वो अगर अपने पेरेंट को किसी टीचर की कंप्लेन करेगा, तो सबसे पहले पेरेंट की गलती क्या होती है, वो उस बच्चे के सामने टीचर से जो है
वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, स्कूल प्रिंसिपल से बात करना शुरू कर देते हैं कि इसने हमारे बच्चे से ऐसे बात क्यों की। तो ये सारी खराबियाँ हमारी तरफ से भी हैं, कुछ इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से भी हैं, हमें इन्हें मिल के रोकना पड़ेगा। जब तक बच्चे के अंदर जो है वो तरबियत नहीं होगी, शऊर नहीं होगा, कौन हमारे लिए कितना एहतराम के काबिल है, बड़े छोटे की तमीज़ नहीं होगी, हम इन सारी चीज़ों को जो है वो नहीं मैनेज कर सकते। अच्छा दानिश भाई, आखिर में बस मुझे बता दीजिएगा कि अभी कुछ अरसे पहले जो है वो नताइज का एक मसला हुआ था कि मैट्रिक बोर्ड की जानिब से जो इम्तहानात के नताइज दिए गए वो सही नहीं थे, कॉपीज़ चेक नहीं थी या फिर दीगर मामलात थे, और उसके कुछ साल बाद जो है वो फिर दोबारा वही मसला उठाए। आपको लगता है कि इस मसले का हल जो है वो अब उस तरीके से तलाश कर लिया गया या किया जा सकता है, और मेन चीज़ इस मसले की जड़ कहाँ पर मौजूद है? देखें, बेसिकली जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी ना रिज़ल्ट में, तो आप कोई भी रिज़ल्ट बच्चे को देके आप ये उसके ऊपर वो कर सकते हैं कि आप इतने पेपर्स में आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी या जो भी मामलात हैं। हमारा जो सिस्टम है उसमें ये होता है कि एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया स्कूल लेवल तक, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो पेरेंट्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो बच्चे की कॉपी चेक कर सकते हैं। बच्चे के पास खुद ही अथॉरिटी होती है कि वो अपनी दी हुई कॉपी चेक कर सकता है कि उसको नेगेटिव मार्किंग्स जो की गई होती हैं वो बच्चा वहाँ पे बता देता है कि ये इश्यूज़ हैं। लेकिन जहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम की बात आती है तो वहाँ पे ऐसे कुछ सिस्टम ही मौजूद नहीं है। यानी अगर आपने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर्स के आपने तरीके से एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट में आपको फ़ेल कर दिया गया, तो अब आपके पास ऑप्शन होगा स्क्रूटनी करवाने का। बोर्ड के पास जो स्क्रूटनी का सिस्टम है वो ये है कि एक तो पेरेंट ने स्क्रूटनी की फ़ीस भी देनी है पर सब्जेक्ट, दूसरा स्क्रूटनी में सिर्फ़ उसकी रिकाउंटिंग की जाती है। अच्छा, यानी पेपर दोबारा चेक नहीं होता। दोबारा चेक नहीं किए जाएँगे, सही। और अगर दोबारा चेक किए जाते हैं तो वो बोर्ड अपनी गलती को किस हद तक एक्सेप्ट कर रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कौन चेक करेगा? बिल्कुल वो या तो पेरेंट चेक कर सकता है या स्टूडेंट खुद चेक कर सकता है या उनकी तरफ से कोई टीचर चेक कर सकता है। तो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है ना वो शिकायतें पेरेंट्स की तरफ से हैं और ख़ुद गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, मिनिस्टर एजुकेशन ने एक्सेप्ट कर लिया, उनकी कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट के नताइज में उन बच्चों को जो है ना मार्क्स उन्हें देना पड़े, तो ये तरीक़ेकार का हल क्या है? हल सोचना चाहिए। क्या आप हमेशा कमिटीज़ बनाते रहेंगे? क्या बच्चों के 4-4 महीना ज़ाया किए जाएंगे? उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स नहीं मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी? उसका हल यही है कि अगर कोई बच्चा कंप्लेन करता है तो एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए कि उस बच्चे की तरफ से भी टीचर मौजूद हो और बोर्ड की तरफ से भी टीचर मौजूद हो। बच्चे की कॉपी को सामने रख कर फिर उसके तमाम तर शिकायत के ऊपर उसका अज़ाला किया जाना चाहिए। इसके अलावा और कोई दूसरा हल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। हमारे पॉडकास्ट में आज आप मौजूद थे, और ज़ाहिर सी बात है तालीम जो है वो शऊर उजागर करती है। अगर शऊर मौजूद नहीं होगा, तालीम मौजूद नहीं होगी, तो इसका फ़ायदा कुछ मुट्ठी भर लोगों को होगा जो कि मुल्क की जड़ें खोखली करने के लिए हर वक्त तैयार बैठे रहते हैं। इसीलिए ज़ाहिर सी बात है किसी की बातों में आने से बेहतर है कि अपने बच्चों को तालीम के हुसूल की तरफ राग़िब करें, क्योंकि इस सूरत हाल के साथ ही मुल्क की तरक्की के साथ साथ आपके बच्चे की अपनी माशी, ज़हनी और सही मानों में उसकी जो शऊर की तरक्की है उसको भी परवान चढ़ने में मदद मिलेगी। अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।